नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और इसी तरह हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान से ही प्रार्थना है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो है साइंस के ऊपर। साइंस में हम जाएंगे बायोलॉजी में। तो आज का ये सेशन आप सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको वन लाइनर रूप में कई क्वेश्चन आपको देखने में को मिलेंगे जो आने वाले आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। तो पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जीव जंतु विज्ञान अध्ययन करता है किस चीज का? पहला ऑप्शन है केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित और मृत दोनों जानवरों का, जीवित और मृत वनस्पति दोनों का। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हमें दो चीजें सिमिलरिटीज मिल रही है सी और डी में। तो हम जाएंगे यहाँ पर जीवित और मृत जानवर दोनों का, क्योंकि हम यहाँ पर स्टडी किसकी कर रहे हैं? जीव विज्ञान की। तो ऑप्शन होगा जीवित और मृत मृत जानवर दोनों का। आप इस बॉक्स को देख सकते हो। बॉक्स के अंदर है जीवित जो विज्ञान किसे कहते हैं, जंतु विज्ञान। तो इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है, क्या नहीं है, वो आप ऑप्शन को देख के क्लियर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। अच्छे क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे आपको। आप पहला है पक्षी, दूसरा वंशागति, तीसरा पर्यावरण, चौथा जीवाश्म। तो यहाँ सूची दो है, पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और जेनेटिक्स। तो पक्षी कौन से सूची के अंतर्गत शामिल है? तो यहाँ पर ये बता रहा है पक्षी है हमारा ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी क्या होता है अभी आपको बताऊंगा। जिसमें पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। वंशानुगति, वंशानुगति के अंतर्गत जेनेटिक्स। ठीक है, पर्यावरण की इसके अंतर्गत स्टडी की जाती है, पर्यावरण की इकोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, जीवाश्म की स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है? पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत। तो इस हिसाब से पहले का सी, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक हो गया दोस्तों, आप ये देख सकते हो। ये देखिए, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर करेक्ट आंसर होगा। ये देख लीजिए, मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशील तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करने को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी किसे कहते हैं? जहाँ फूलों का अध्ययन किया जाता है। और एस्ट्रोलॉजी घास से संबंधित, नहीं, एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रोस्ट्रोलॉजी किसे कहते हैं? घास से संबंधित अध्ययन। पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी किसके अंतर्गत क्या होता है? विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन, पेलिनोलॉजी। ठीक हो गया दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, कीटों के विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कीट पतंग जो होते हैं ना, उनके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है इक्थियोलॉजी, दूसरा एंटोमोलॉजी, तीसरा पेरिसिटोलॉजी, चौथा मेलिकोलॉजी। तो क्या कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को? एंटीमोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, एंटीमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं, जिसको आप पढ़ सकते हो किस कौन सी स्टडीज को क्या कहते हैं, इसको जरूर रिफर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? किससे संबंधित है? जो विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों से, जनसंख्या भी उसमें, मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़े, उनकी स्टडीज को क्या कहते हैं हम लोग? जननांकी। क्या कहते हैं? जननांकी, जेनेटिक्स। ठीक हो गया दोस्तों, कभी भी कहीं क्वेश्चन आता है मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंध को क्या कहते हैं? जननांकी। क्वेश्चन नंबर 6, ये आप पढ़ सकते हो। देखिए कितने अच्छे तरीके से इसमें डिफाइन किया गया है आनुवांशिकी, जिसे हम क्या कहते हैं जेनेटिक्स, जीवों के आनुवांशिक लक्षणों को, और जननांकी या जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या और मानव जाति के संबंध के अध्ययन को। ठीक है, डेमोग्राफी के अंतर्गत महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। वायरसोलॉजी के अंतर्गत विषाणु वायरस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी अच्छा आपको एक बढ़िया सा बॉक्स दिया गया है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं।
विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं इथनोलॉजी। क्या कहते हैं? इथेनोलॉजी। ज़्यादा सोचना नहीं है, हमने रटने हैं क्वेश्चन, क्योंकि बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, समझ भी सकते हैं हम, रट भी सकते हैं, तो दोनों हमारे ऊपर डिपेंड है। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर हमने रटना है अभी। क्यों? क्योंकि हम एमसीक्यू बना रहे हैं। ठीक हो गया दोस्तों? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बायोनिक्स, बायोमिक्स, बायोनॉमी, बायोमेट्री। तो किसके अध्ययन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति, इसको कहेंगे बायोनिक्स। क्या कहेंगे? बायोनिक्स। ठीक है, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को दोबारा और अच्छे से पढ़ लेना इसको। बायोनिक्स, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन, उसको कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति, पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन को क्या कहते हैं? जंतु जीवाश्म का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन, फफूंदी का अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ठीक हो गया दोस्तों? और तो पैलियो वनस्पति होती क्या है, इसके अंदर हम देखेंगे। पैलियो वनस्पति के अंदर पादप जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है, पादप जीवाश्म, प्लांट फॉसिल्स, प्लांट के फॉसिल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियो वनस्पति। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ये आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे, यूके एसएससी या एसएससी के एग्जाम, या फिर कहीं भी एग्जाम देखेंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। सेरिकल्चर। क्या कहते हैं इसको? सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन को। और उसके आगे आपको कई बार देखने को मिले होंगे इस तरह के। एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। हॉर्टिकल्चर किससे है? फूल व फल दोनों पौधों से। और सेरिकल्चर किससे है? रेशम कीट पालन से। और फ्लोरिकल्चर किससे है? सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक हो गया? मधुमक्खी क्या किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा एपीकल्चर से, तो इसका आंसर होगा एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात हो रही है। अभी हमने पढ़ा था फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित है? फूलों के, जो फूल सजावटों के लिए काम आता है, तो उन फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती के लिए किसको यूज, क्या कौन सा टर्म्स यूज किया जाता है? एग्रोनॉमी। ठीक है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, और फूलों की खेती के लिए हम फ्लोरिकल्चर वर्ड यूज नहीं करेंगे। ठीक हो गया? अगला क्वेश्चन ये देख सकते हो आप, ये देखिए। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ये सेम क्वेश्चन है। हमें ढूंढना है, क्वेश्चन थोड़ा प्रिंट मिसिंग हो गया यहाँ पर, थोड़ी दिक्कत हो रखी थी आज। तो कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है की बात हो रही है। ठीक है, एपीकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर सिल्कवर्म से। हॉर्टिकल्चर फल फूलों से है। पिसिकल्चर मछली से संबंधित होता है। किससे होता है पिसिकल्चर? पिसिकल्चर किससे होता है? मछली। ठीक, अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी सुमेलित है उसकी बात हो रही है। सही है की बात है। तो लेक्स लेक्स ले ले लेक्सिकोग्राफी, देखो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है कभी कभी, क्योंकि जो हमारे साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने। फिलोलॉजी डाक टिकटों का अध्ययन, या फिर एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, या फिर आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन, कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो हमें सही पढ़ना है। तो यहाँ पर फिलोलॉजी डाक टिकटों का अध्ययन ये गलत है। लेक्सी लेक्सिकोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन, ये सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखो ये पहली बार मैंने पढ़ा है, लेकिन आप लोगों को पढ़ाना है तो मैं इसको आगे जारी रखूंगा इस तरह के। तो ये बॉक्स हैं,
लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का अध्ययन, फिलोलॉजी भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन, एंटोमोलॉजी सबको पता है कीटों का अध्ययन होता है, आइकनोग्राफी प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, लेक्सिकोग्राफी पदार्थ ग्राफी का संबंध है किससे? शब्दकोश के संयोजन से। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर। ऑप्शन नंबर डी। तो ये देख सकते हैं, ओलरीकल्चर के अंतर्गत सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विटिकल्चर। विटिकल्चर के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर। किसका अध्ययन किया जाता है? अंगूर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या फिर कीटों को मारने का विज्ञान। कीट संवर्धन, संवर्धन कीट है, कीट पतंग है, तो उनको बढ़ाने का विज्ञान क्या होगा? कीट संवर्धन, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त टर्म क्या होता है? वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है क्या? केंचुआ, जिसे हम अर्थवर्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है? जो ओल्ड एज लोगों के अध्ययन से। ठीक है, जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन? वृद्ध व्यक्तियों से। अभी मैंने बोला ओल्ड एज। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप पढ़ सकते हैं कि मांसपेशियां कैसे शिथिल होती हैं, शरीर की व्यवस्था इस तरह कार्य नहीं कर पाती, तो वैज्ञानिक इस पर अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स पहले पढ़ लिया हमने, अनुवांशिक और विचरण। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी, ऑप्शन नंबर डी। और 21वां क्वेश्चन, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में जेरेंटोलॉजी, अभी हमने ऊपर पढ़ रखा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, जीर्ण वृद्ध कर होने की वृद्धि प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, वृद्धावस्था की प्रक्रिया को अध्ययन करने को कहते हैं जेनेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 23वां, पेडोलॉजी मैं निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी, पेडोलॉजी, पेडोलॉजी किसका? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर जाते हैं। ये आप पढ़ सकते हो, आपको कोई डाउट आता है तो आप यहाँ से भी क्लियर कर सकते हो अपने डाउट को। ऑस्टियोलॉजी किसे कहते हैं? हड्डियों का अध्ययन होता है उसमें। ओरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी में रुधिर सिरम का वैज्ञानिक अध्ययन। जियोलॉजी सबको पता है, पृथ्वी का अंतरिक्ष संरचना का अध्ययन। ठीक है, सर्पों के विषय में जानकारी को क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी। क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 26, फिलाटेलिस्ट क्या कहता है? फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट, अब आए नया चीज। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? फिलाटेलिस्ट कौन होता है? जो सिक्के जमा करता है, जो डाक टिकट जमा करता है, पक्षियों की तस्वीर जमा करता है, पंख जमा करता है। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है, जो उसको क्या कहते हैं? फिलाटेलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 27वां, निम्न में से बेमेल को ज्ञात करना है। और पहला है ऑप्शन फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। सभी एक हैं, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फिर उसके बाद आपका बैक्टीरियोलॉजी। ये तो ये क्या है, सारे के सारे क्या हैं? मेडिकल टर्म्स हैं, और जो कहीं ना कहीं बीमारी को इलाज करता है। साइकोलॉजी क्या है? मनोवैज्ञानिक तौर पर जिसका अध्ययन किया जाता है, ये थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 28वां, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? हाइड्रो जो पानी के संबंध में होंगे, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। मिट्टी के बिना भी जिसमें क्या हो जाता है?
खनिजों को पौधों को पोषण तत्व मिल जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जलों में पौधों को उगाया जाता है, या फिर हाँ, उगाया जाता है। ये पौधों को उगाने की एक विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। तो कहाँ उगाए जाते हैं भाई ये बोल रहे हैं जल में पौधों को उगाया जाता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया था जो पानी से संबंधित पौधे पेड़ पौधे होंगे जिनका संवर्धन या फिर जिनका वृद्धि जो है पानी में हो रही होगी उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां। लिथोट्रिप्सी किसे कहते हैं? लिथोट्रिप्सी क्या होता है? ये हमने बहुत बार सुना है। पत्थरों को लिखने की कला नहीं, गुर्दों की पत्थरी किरणों द्वारा तोड़ना, इसे लिथोट्रिप्सी कहते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। लिथोट्रिप्सी क्या कहते हैं? एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पत्थरी को तोड़कर मरीजों का इलाज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किससे संबंधित है? डार्विन की थ्योरी आपने पढ़ी होगी थ्योरी। तो डार्विन की थ्योरी प्राकृतिक वर्णवाद किससे संबंधित है? ओवर प्रोडक्शन से है क्या? नहीं है। ओवर प्रोडक्शन से भी मेरे ख्याल से है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस ये भी है। फिटेस्ट टू सर्वाइवल ये भी कहने के डार्विन से संबंधित है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये देखिए आ गया ना ऑप्शन नंबर सी। तो 2 और 3 तो लगभग मुझे याद है। पहला ओवर प्रोडक्शन, हाँ ओवर प्रोडक्शन भी है डार्विन की प्रकृतिवाद विवरण में। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद किससे संबंधित है? सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? इवोल्यूशन किसके जीव विकास किसको मतलब सबसे पहले किसने समझाया जीव विकास के बारे में? लेमार्क ने समझाया। किसने समझाया? लेमार्क ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विकास के परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फिर वही आ गया क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर हमें देखना होगा। हेक्सले, डार्विन, लेमार्क, ह्यूगो डी ब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन की बात हो रही है, सॉरी उत्परिवर्तन। यहाँ पहले विकास और किसने बताया था? यहाँ पे डार्विन ने बताया था इससे पहले, लेकिन यहाँ पर उत्परिवर्तन की बात हो रही है। तो उत्परिवर्तन किसने बताया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में सबसे पहला है म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया? विकास का सिद्धांत किसने दिया? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने करी? ओप्रोन अवधारणा क्या है? तो हमें सारे ऑप्शन को देखना है और उसका सूची 2 को देखना है। विकास या सॉरी उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? कुछ देर पहले हमने बात की थी, डी डॉक। ये देखिए यहाँ पर है, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूडो ह्यूगो डी ब्रीज ने। तो यहाँ पर क्या होगा? विकास का सिद्धांत, म्यूटेशन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का पहले का डी। पहले का क्या है यहाँ पर? डी। पहले का डी किसमें है देख लो। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? इवोल्यूशन किसने? डार्विन ने दिया था। अब देख लो, पहले का डी, फिर दूसरे का तीसरा, ठीक हो गया। और उसके बाद एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी? बीडल और टैटम ने। ओप्रोन सिद्धांत किसने दिया था? ओप्रोन अवधारणा जेकब और मोनार्ड ने। तो देखते हैं पहले का। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विकास का मुख्य कारक कौन है? प्राकृतिक वर्ण। कौन सा है? प्राकृतिक वर्ण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ठीक है। जैव विकास के संबंध में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने से। तो सबको मालूम है जो भी अंग लोप होते हैं तो उसका कारण क्या होता है? जैसे हमारी भी पूंछ थी तो हम यूज कम किया, तो हम यूज कम करते करते कई पीढ़ियां बदल चले गई। और एक समय के बाद क्या होगा? हमारी पूंछ क्या होगी? एक्सटिंक्ट हो गई। क्या होगी? लुप्त हो गई। तो
तो ऐसे ही जो सांपों के अंतर्गत जो भी उनके जो अंग होते हैं, तो वो लोप क्यों हो जाते हैं? क्यों? अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से, ठीक है? कम उपयोग करने से उसका अंग लोप हो सकते हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि हाल में ही विलुप्त हो गए? सबको मालूम है, चीता, जो दक्षिण अफ्रीका से मंगाए थे, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए चीता। 11वां क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? को आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? जावा मनुष्य, क्रो मैग्नॉन मानुस, नियंडरथल मानुस, पेकिंग मानुस। हमने कहीं ना कहीं सुना है इसको, को मैग्नॉन मानुस। ऑप्शन नंबर बी। ये देख सकते हो आप। कोई डाउट हो तो इस बॉक्स को जरूर रिफर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोपेट्रिक्स किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है जुरेसिक युग से, जुरेसिक काल का सरीसृप से, ट्राइसिक काल का सरीसृप से, या फिर ट्राइसिक या जुरेसिक दोनों काल का सरीसृप से। तो इसका आंसर है जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी कौन है? आर्कियोपेट्रिक्स। ऑप्शन नंबर ए। काफी लेंदी नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है प्रोनाउंस करना, हमें रटना है। आर्कियोपेट्रिक्स किस वर्ग के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? अभी हमने पढ़ लिया है इससे पहले। तो ये किससे संबंधित है? उभयचर पक्षी, सॉरी एक सेकंड, ये सरीसृप पक्षी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, ठीक है। डायनासोर रहे हैं, क्या रहे हैं, कौन से काल से संबंधित रहे हैं? पैलियोजोइक युग से, सेनोजोइक युग से, मेसोजोइक युग से, प्लाइस्टोसिन युग से? तो हमने कई बार देखे हैं मूवीज डायनासोर की, तो वो किससे संबंधित रहे हैं? पढ़े भी हमने, मेसोजोइक युग से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17वां, जीवों के एवोल्यूशन के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क। क्या ये सही है? ऑक्टोपस, डॉल्फिन, शार्क? गलत है। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, डॉल्फिन, ठीक है, शार्क। तो क्या ये सही है? गलत है। पेंगोलिन, कच्छप, बाज, ये भी गलत है। सलामेंडर, अजगर, कंगारू, मेढक, केकड़ा, झींगा। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इतना ही सरल नहीं है, काफी दिमाग लगाना पड़ेगा इसका। सलामेंडर, अजगर और कंगारू। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? कोई अगर आपको पढ़ना है तो ये देख सकते हो। सैलेमेंडर का विकास काल सबसे पहले 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू सबसे बाद में 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। मेहमत पूर्वज है किसका? मेहमत किसका पूर्वज है? यहाँ पर ऑप्शन पूछता है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का या हाथी का? ऑप्शन नंबर डी हाथी का। मेहमत कौन है? हाथी का। डायनासोरस थे, क्या थे डायनासोरस? सोरस कौन से युग से संबंधित है? सीधी सी बात है, और कौन थे, क्या थे? डायनासोरस क्या थे? मेसोजोइक सरीसृप हैं, जो रेंगते हुए चलते थे स्टार्टिंग में जैसे। तो डायनासोरस किस संबंधित है? मेसोजोइक सरीसृप। ठीक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, वर्गीकी के हिसाब से पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे यहाँ से। जीव वैज्ञानिकों पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया गया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए, पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या में कौन से हैं? सबसे अधिक संख्या में कौन से हैं भाई साहब? अब हमें ऑप्शन देखने हैं। कवक हैं क्या, पादप हैं क्या, कीट है क्या, या जी जीवाणु है क्या? तो सबसे ज्यादा क्या है? प्राणी, पादप जगत और प्राणी जगत में वो क्या है? कीट। क्या है? कीट पतंग। क्या है? कीट पतंग। ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। यूपीएससी में पूछा गया सवाल। अगला क्वेश्चन, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है या फिर ये सभी कोशिकीय जीव एक अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं? क्या करते हैं? सभी कोशिकीय जीव एक एक सभी कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। हमें ऑप्शन देखने हैं, ए और का आर दोनों सही है। आर ए का स्पष्टीकरण है। तो क्या है? अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, सही बात है, विभंजन द्वारा जनन करता है अमीबा, ठीक है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं।
ए सही है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, आर एक का सही स्पष्टीकरण है, यहीं पर आंसर मिल गया हमें। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, हमें बताना है यहाँ पर क्या करते हैं। हमेशा एक से बनाए रहते हैं, या फिर वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम को बराबर बनाए रखते हैं। तो कौन होते हैं जो गर्म रुधिर वाले जंतु हैं, वो कौन होते हैं अपने तापमान को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है की बात हो रही है। सभी अकाइनोडर्म्स सजीव प्रजक होते हैं। गोलकर्मी में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिर मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थित सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। कौन सा कथन सही नहीं है। देखो इतनी कठिन लैंग्वेज है, अच्छे खासे लोग इससे बेहोश हो जाएंगे इन क्वेश्चन को देख के, ठीक है। और जिसने गहन तैयारी की है वो भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को देख के सदमे में जरूर आता है, लेकिन हमें पढ़ना है तो हमें पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा सही नहीं है। सभी काइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, इसका ऑप्शन यही पर है। काइनोडर्म सजीव क्या होते हैं, प्रजक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, चौथे का ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मछली नहीं है। भाई देखो, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार दिया है, बहुत बार इस क्वेश्चन से मेरा मुकाबला हुआ है, तो आप लोगों का मुकाबला भी जरूर मिलेगा। कौन सा मछली नहीं है, स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है, सी फिश तो है ही, ठीक है। पाइप फिश भी मछली होती है, गिटार फिश भी मछली होती है, तो कौन सा नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर छठा, निम्न में से कौन सा वास्तविक मछली है। मछली कौन सी है ये देखने हमने। रजत मीन क्या मछली है, नहीं है। क्रेफिश मछली है, मछली ये भी नहीं है। जेली फिश भी मछली नहीं होती है। तो वास्तविक मछली कौन सी होती है, कैट फिश होती है। कौन सी होती है, कैट फिश। तो सभी मिसल मछली हैं, तो यहाँ पर कैट फिश ही हमें देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन के हिसाब से कैट फिश इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। सातवें क्वेश्चन, कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, रियल मछली है। तो स्टार फिश मछली है, पहले ही बता दिया, नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर मछली नहीं है, यहाँ तो दोबारा ये पूछेगा क्या स्टार फिश मछली नहीं है, जेली फिश भी नहीं है, डॉग फिश भी नहीं है। तो समुद्री घोड़ा जिसे कहते हैं हम लोग, वो क्या है, वास्तविक मछली, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्न में से कौन सी एक मछली है। फिर दूसरी बात, सब वही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। समुद्री कीड़ा क्या मछली है, नहीं है। समुद्री गाय क्या मछली है, नहीं है। क्या समुद्री घोड़ा है, सबसे पहले, उससे पहले हमने पढ़ा है, हाँ ये मछली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, व्हेल मछली, सबको मालूम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, व्हेल निम्न वर्ग में से किस वर्ग का प्राणी है। विशाल स्तनपायी प्राणी है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है। फिर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया है, क्वेश्चन का तरीका भी बदल गया है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। अब देखो व्हेल है, व्हेलों की प्रजातियां बता रहे हैं भाई, देखना है। फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्प बैक व्हेल। कौन से दांत वाली व्हेलों में विशेषताएं हैं इसकी। व्हेलों, अच्छा, कौन प्रजाति दांत वाली व्हेलों में विशालतम है। सबसे बड़ी है, दांत हैं जिसके, ठीक है, जिससे सबसे बड़े दांत है, वो कौन सी है, स्पर्म व्हेल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। कौन अंडे देता है वो और सीधे बच्चे नहीं देता है। कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है। तो भाई देखो, एकिडना, कंगारू, सेही और व्हेल, इसका आंसर ऑप्शन नंबर है एकिडना। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता। पक्षी वर्ग में नहीं आएगा, लेकिन वो उड़ेगा, कौन है, चमगादड़, सबको मालूम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह कौन सा स्तनधारी है। हमने बोला था क्या समुद्री घोड़ा क्या मछली है, तो ये तो है ही नहीं। तो अ, हमारे पास बचते कितने हैं, एक और तीसरा समुद्री सिंह, ये भी मछली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 16 का बी।
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन क्या होते हैं, स्तनधारी होते हैं, स्तनी होते हैं, तो इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सील किस जाति का है? सील क्या स्तनपायी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एम्फीबिया बताता है, एम्फीबिया कौन होते हैं? एम्फीबिया जल और स्थल दोनों में रह सकने वाले जीव जंतु को एम्फीबिया कहते हैं या एम्फीबियन कहते हैं, कई बार हमने पढ़ा है क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्न में से कौन सा गुण मानव को अन्य चार सभी वानर गुणों से अलग अलग या पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना, ग्रहण शक्ति का अल्प विकसित होना, विपरीत अंगूठे ठोड़ी का बाहर निकलना, ये सब तो सेम रहता है, लेकिन कौन सा डिफरेंट है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना, कौन जानने की इच्छा प्रकट करता है? बंदरों से हमें अलग बनाता है, हम किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं, क्या बंदर करते हैं? नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कपी नहीं है या फिर बंदर नहीं, इसे कह सकते हैं बंदर की प्रजाति का नहीं है? गिब्बन, गोरिल्ला, लंगूर, ओरन उटान, तो इसका आंसर है लंगूर। देखो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ें, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आने वाले एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां, 22वें क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ओके थोड़ा मिसिंग है। तो नीलगाय निम्नलिखित कुल में आती, कौन से कुल में आती नीलगाय? आप लोगों ने नीलगाय देखी होगी, क्या गाय के कुल में आती, क्या बकरी के कुल में, क्या भेड़ के कुल में? है तो नाम की गाय, तो गाय कुल में भी नहीं आती, किस में आती है? ये हिरन प्रजाति में, हिरनों की प्रजाति में आती है, कुल में आती है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्या है इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑक्टोपस क्या है? ऑक्टोपस क्या होता है भाई? एक संधिपाद होता है, सूलचर्मी होता है, एक हेमिकार्डा होता है, एक मधुक कवची या मोलास्क है। ऑक्टोपस क्या होता है? मोलास्क के रूप में मानते हैं हम इसको, क्या मानते हैं ऑक्टोपस को? मोलास्क। ऑक्टोबर क्या है? एक मोलास्क है, ऑक्टोपस क्या है? मोलास्क। क्वेश्चन नंबर 25वां, सबसे बड़ा शेरुकी कौन सा? शेरुकी कौन सा है? स्क्विड क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर स्क्विड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा जीव, कौन सा एक जीव तीन जीव के वर्ग का नहीं है? ठीक है, सभी एक से होंगे लेकिन एक डिफरेंट होगा, केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। तो क्या है? बरूथी, बिच्छू और मकड़ी सभी क्या है? एक प्रजाति के केकड़ा नहीं है, इसमें देख लो आंसर नंबर ए, ठीक है। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आप लोगों को, बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना इस क्वेश्चन को। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू और मकड़ी, तो इसका केकड़ा क्या है? डिफरेंट प्रजाति का है, ठीक है। केकड़े के वर्ग क्या है? माला कोस्ट्रा का। बरूथी का क्या है? अरास्टिंडा स्नाइडा कहते हैं इसको, अरास्नाइडा। बिच्छू का वर्ग क्या है? अरास्नाइडा, सेम है, ठीक है। मकड़ी का अरास्नाइडा। माला कोस्ट्रा का इसका है केकड़े का वर्ग है। व्हाइट लेन हार्ग एक किस्म का क्या है? व्हाइट लेग हार्न क्या है? तोतों की एक किस्म है, या मोरों की, या कुक्कटों की, या उल्लुओं की? उल्लुओं की है, कुक्कटों की एक वर्ग है व्हाइट लेग हार्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टिक और माइट वास्तव में होते क्या है? मकड़ी वंशी होते हैं, क्रस्टेशिया वर्ग के होते हैं, कीट वर्ग के, बहुपाद वर्ग के, क्या होते हैं? टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। जुगनू क्या होता है? जुगनू क्या होता है? मोलास्क होता है, कीट होता है, कर्मी होता है, सूत्र कर्मी होता है। जुगनू क्या होता है? कीट वर्ग का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कौन सा कीट नहीं है भाई, देखना है। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। कीट नहीं है तो क्या खटमल कीट है? हाँ कीट है। क्या घरेलू मक्खी कीट के उसमें आती है? देखना पड़ेगा। क्या मच्छर आता है? देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, कीट नहीं है। मकड़ी है, कीट पतंग नहीं है, ठीक है। घरेलू मक्खी है, कीट श्रेणी में, हाँ ये है। मच्छर भी है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। देखो मकड़ी वर्ग अरास्नाइडा तथा क्रम एरेनी का एक जंतु है, ठीक है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों ग्लैंड के स्राव
से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। अन्य विकल्प के जंतु कीट वर्ग क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत आते हैं। इस और सब क्या आते हैं? क्लास इंसेक्टा के अंतर्गत। लेकिन मछली किस में आती है? मकड़ी किस में आती है? क्लास अरास्नाइडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी है। मकड़ी कीट से भिन्न है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें। क्या पाई जाती हैं मकड़ी में? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मकड़ी में कितनी टांगें पाई जाती है भाई साहब? 8 टांगें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कीट नहीं है? तो एक लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तितली भी एक कीट है, तिलचट्टा भी कीट है, मच्छर भी कीट है, लेकिन मकड़ी कीट नहीं है। निम्न में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर नॉक्टरल होते हैं? कौन से होते हैं? नॉक्टरल, रात्रिचर की बात हो रही है। उल्लू तो होता ही, सबको मालूम है। जहाँ उल्लू है, चमगादड़ भी रात को ही चलता है भाई, ये भी देखने वाली बात है। तो क्या मच्छर भी रात को चलते हैं? तो मच्छर भी चलते हैं रात को, मच्छर भी उड़ते हैं रात को। तो कौन से है नॉक्टरल? नॉक्टर्नल कौन से है? रात्रिचर, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अब कुछ सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो आने वाली वीडियोज़ है उनको मैं कवर करूँगा। तो अभी तो खैर समय की थोड़ी पाबंदी है मेरे पे, तो बाद में वीडियोज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपनी वीडियोज़ को और सुधार कर सकूँ। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए। आप इसी तरह मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।